नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रीट एग्जाम 2025 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 लेकर आ गए हैं। दोस्तों मैंने इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर बाल विकास एवं मनोविज्ञान, राजस्थान जीके व हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न शामिल किए हैं, जिनकी आपकी रीट एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आज ही हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको प्रतिदिन और आपको रीट एग्जाम 2025 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करवाने वाला हूं। वहीं दोस्तों मैं राजस्थान जी के मनोविज्ञान व हिंदी की आपको स्पेशल क्लास भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज ही हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, डामोर। दोस्तों जो डामोर जनजाति है उसमें जो पंचायत का मुखिया होता है उसे मुखी नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर डामोर जनजाति की बात करें तो यह दोस्तों हमें प्रमुख रूप से और डूंगरपुर के सिंबलवाड़ा नामक तहसील में, वहीं दोस्तों बांसवाड़ा जिले के अंदर हमें प्रमुख रूप से यह देखने को मिलती है। दोस्तों इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय और जो गोंद होता है दोस्तों उसका और उत्पादन करना है। वही दोस्तों इस जनजाति का जो मूल स्थान है वो महाराष्ट्र माना जाता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान की अन्य जनजातियों की बात करें तो दोस्तों राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह मीणा जनजाति है, जो प्रमुख रूप से सर्वाधिक संख्या में और हमें उदयपुर जिले के अंदर और जयपुर जिले के अंदर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों अगर राजस्थान की सांसी जनजाति की बात करें तो यह हमें दोस्तों और भरतपुर जिले के अंदर देखने को मिलती है। वही दोस्तों राजस्थान की जो गरासिया जनजाति है वो दोस्तों हमें माउंट आबू का जो आसपास का क्षेत्र है, यानी कि जो सिरोही और जालौर का क्षेत्र है, वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु घोषित कब किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 1981। दोस्तों 1981 को और जो चिंकारा है उसे राज्य पशु घोषित किया गया था। अगर दोस्तों हम चिंकारा की बात करें तो यह प्रमुख रूप से हमें पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, जो कि हिरण के समान एक पशु होता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी 1960। दोस्तों 1960 को राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों हम इस संस्था की बात करें तो इस संस्था का जो प्रमुख और कार्य है वो दोस्तों राजस्थान के कार्यालयों के जितने भी प्रिंटिंग संबंधित कार्य होते हैं उन्हें रेगुलेट करने का कार्य इस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 1999 से 2000। दोस्तों राजस्थान के अंदर थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो दोस्तों 1999 से 2000 माना जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब लॉन्च की गई? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 3 दिसंबर 2014 को। दोस्तों 3 दिसंबर 2014 को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई थी। अगर दोस्तों हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों वो ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक मात्रा में विद्युत उपलब्ध करवाना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बाणगंगा का मेला किस स्थान पर भरता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी बैराट। दोस्तों बैराट में और प्रतिवर्ष और वैशाख पूर्णिमा को बाणगंगा मेले का आयोजन किया जाता है। अगर दोस्तों हम बैराट की बात करें तो यह और जयपुर जिले के अंदर एक प्राचीन सभ्यता का नगर है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के जिस विद्यार्थी ने बम फेंका वह कौन था? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी जोरावर सिंह। दोस्तों जोरावर सिंह जो कि निशाने लगाने में और प्रवीण माने जाते थे, उनके द्वारा ही 1912 के अंदर और लॉर्ड हार्डिंग
पर बम फेंका गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम जोरावर सिंह की बात करें तो इनका संबंध और भीलवाड़ा की और शाहपुरा और तहसील से माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मुसलमान किसे और रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी रामदेव जी। दोस्तों रामदेव जी को और जो मुसलमान धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो रामसा पीर के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम रामदेव जी की बात करें तो इनका जन्म उंडू कश्मीर और सिब तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था, जो कि राजस्थान के एक प्रमुख और लोक देवता माने जाते हैं। दोस्तों इनके द्वारा और कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों और इनके द्वारा और छुआछूत का जन्म से ही विरोध किया गया था और इनके घोड़े का नाम लीला था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के कितने जिले किसी भी राज्य या देश से सीमा को नहीं छूते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 8। दोस्तों राजस्थान के 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य अथवा देश से नहीं लगती है। यानी दोस्तों राजस्थान के और लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में प्रमुख रूप से जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, दौसा और पाली जैसे जिले शामिल हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर जो नववर्ष होता है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, चैत्र शुक्ल एकम, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को और जो हिंदू नववर्ष है वो मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के प्रश्नों की, यानी कि चाइल्ड जो साइकोलॉजी है और चाइल्ड डेवलपमेंट है उससे संबंधित जो प्रश्न है उनकी अब हम बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको भी कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा साइकोलॉजी का जो पहला प्रश्न है वो है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, नैतिक मूल्यों का विकास करना। दोस्तों बच्चों के अंदर और नैतिक मूल्यों का विकास करना शिक्षण का और एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अधिगम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। दोस्तों बच्चों के अंदर और उनके जो व्यवहार है उसमें और स्थायी परिवर्तन लाना अधिगम का और एक अर्थ माना जाता है, यानी कि उद्देश्य और अर्थ माना जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रगतिशील शिक्षण पद्धति का मूल आधार क्या है? यानी कि दोस्तों एक प्रोग्रेसिव और टीचिंग मेथड होता है, उसका जो वे से वो है वो क्या होता है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण। दोस्तों गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है उसे हम एक प्रगतिशील शिक्षण बोल सकते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बाल विकास किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों किसी भी बालक का जो विकास है उसकी जो अनुवांशिकता है, यानी कि जो उसके माता पिता हैं, हेरिडिटी, यानी कि उसके माता पिताओं से जो लक्षण उस बच्चे के अंदर स्थानांतरित हुए हैं उन पर, वहीं दोस्तों जो उसके आसपास का जो वातावरण है उस पर, वहीं दोस्तों सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है, वो अमीर है या गरीब है, इन सभी चीज़ों पर और एक बच्चे का जो विकास है वो निर्भर करता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, शिक्षण के बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। दोस्तों बाल केंद्रित जो शिक्षण होता है उसका जो प्रमुख जिसका जो लक्षण है वो होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की प्रक्रिया किसने बताई?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा और कंक्रीट से और अब्स्ट्रैक्ट की जो प्रक्रिया है वो बताई गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, छात्रों की प्रेरणा। दोस्तों जब तक और छात्रों के अंदर और किसी भी चीज़ को सीखने की प्रेरणा नहीं होगी, उनके अंदर जो इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक वो छात्र और उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया में और सबसे महत्वपूर्ण कारक और छात्रों की प्रेरणा मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, शिक्षण के कौन से चरण में फीडबैक दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, सभी चरणों में। दोस्तों सभी शिक्षण के जितने भी चरण होते हैं उसमें प्रत्येक में और फीडबैक की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों बच्चे की आप जब तक फीडबैक नहीं लोगे तो आपको जो एक्चुअल स्थिति है बच्चे की वो पता नहीं चलेगी। तो शिक्षण के सभी चरणों में और फीडबैक की आवश्यकता होती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, बांडुरा। दोस्तों बांडुरा द्वारा और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार और जो बच्चा है सर्वाधिक उसका जो सामाजिक परिवेश होता है उससे सीखता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, शिक्षण का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? जो दोस्तों एक शिक्षक होता है इसका जो मुख्य गुण है वो क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, छात्रों के साथ सहानुभूति। दोस्तों एक शिक्षक का जो प्रमुख गुण वो माना जाता है कि जो उसके छात्र हैं उनके साथ उसकी और एक सहानुभूतिपूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने और साइकोलॉजी के और टॉप 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं और जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपको वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखना है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक सेगमेंट इस वीडियो के अंदर जो शामिल किया गया है वो आपके लिए और अति महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कम समय में और अधिक चीज़ें प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर हम हिंदी शिक्षण विधियों के पहले प्रश्न की बात करें तो वो है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, संचार कौशल विकसित करना। दोस्तों बच्चों के अंदर और संचार यानी कि दोस्तों जो बोलना चालने की जो कला है उसका विकास करना और भाषा कौशल का और मुख्य जो उद्देश्य है वो माना जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी भाषा का विकास किस माध्यम से होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हिंदी भाषा अथवा किसी भी भाषा का जो विकास है वो पठन पाठन के माध्यम से भी हो सकता है, लेखन के माध्यम से भी हो सकता है। वहीं दोस्तों संवाद यानी कि किसी के साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उससे भी ये इसका विकास हो सकता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी में शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, मौखिक विधि। दोस्तों हिंदी में अगर आपको शिक्षण करना है तो उसके लिए और जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है वो मानी जाती है मौखिक विधि। यानी आपको दोस्तों मुंह से बोलकर और आप किसी भाषा को सिखा रहे हो, हिंदी भाषा को सिखा रहे हो, तो बच्चे हैं जो अधिक और तेज़ी से उस भाषा को और सीख पाएंगे। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रत्यक्ष विधि में किस पर बल दिया जाता है? तो इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, हिंदी भाषा का सीधा प्रयोग। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि के अंदर और हिंदी भाषा के सीधे प्रयोग पर बल दिया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको किसी भी और व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, आपको सीधा और किसी के साथ बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, उससे ही आप लैंग्वेज सीखते हो। तो हिंदी का जो सीधा प्रयोग है इस पर बल दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है,
हिंदी शिक्षण में वाक्य निर्माण की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, ध्वनियों से। दोस्तों हिंदी शिक्षण में और जो वाक्य निर्माण की जो प्रक्रिया है दोस्तों सबसे पहले वो ध्वनियों से शुरू होती है, यानी कि दोस्तों इसकी जो मूलभूत और जो फंडामेंटल इकाई है दोस्तों वो ध्वनियों को माना जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है द्विभाषी शिक्षण का उपयोग कब किया जाता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, जब विद्यार्थी नई भाषा सीख रहा हो। जब दोस्तों कोई भी विद्यार्थी है और एक कोई नई लैंग्वेज सीख रहा हो तो हम उसे द्विभाषी शिक्षण कर सकते हैं, यानी कि दो भाषाओं के अंदर उसे सिखाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है व्याकरण का गहन ज्ञान देना। दोस्तों हिंदी और जब शिक्षण के अंदर व्याकरण अनुवाद जो विधि होती है इसका जो प्रमुख उद्देश्य माना जाता है वो दोस्तों व्याकरण का गहन ज्ञान देना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में मूल शिक्षण विधि क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, प्रश्नोत्तर विधि। दोस्तों हिंदी शिक्षण में और जो मूल शिक्षण विधि होती है दोस्तों वो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से सीखी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में रचनात्मक लेखन कैसे सिखाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, अभ्यास के माध्यम से। दोस्तों हिंदी शिक्षण में रचनात्मक जो लेखन है वो अभ्यास के माध्यम से सिखाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है हिंदी में उच्चारण सुधारने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, मौखिक, विकल्प बी मौखिक विधि। दोस्तों हिंदी में उच्चारण सुधारने के लिए मौखिक विधि का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल और बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।